रज्जो आंगन में बैठी है। उसके दिल में अनिश्चितता का तूफान उमड़ रहा है। उसकी माँ उसे शादी के लिए तैयार करती है, जो राज्य के मन में उठ रहे संदेहों से अनजान है। तुम्हें इतना अच्छा साथी मिला, यह बहुत सौभाग्य की बात है, उसकी माँ कहती है। लेकिन राज्य विचारों में खोई रहती है। मेहमान राज्य के घर भर जाते हैं। दूल्हे का परिवार अपनी होने वाली बहू का आंकलन करने आता है। राज्य को जांच का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी होने वाली सास उसकी शिक्षा और कौशल पर सवाल उठाती है। बताओ राज्य, तुमने कितनी पढ़ाई की है, तुम क्या क्या कर सकती हो। राज्य की माँ गर्व से अपनी बेटी का बचाव करती है, उस पर प्रशंसा की बौछार करती है। मेरी राज्य बहुत प्रतिभाशाली है, वह गुणों से भरपूर है। रज्जो अपने दोस्तों के साथ गांव की सड़क पर चलती है। सूरज उनके चेहरों को गर्म कर रहा है। रज्जो कबूल करती है। मुझे शहर जाने और एक नया जीवन शुरू करने की चिंता है। उसकी दोस्त उसे दिलासा देती हैं, तुम सब कुछ सीख जाओगी और खुश रहोगी, चिंता मत करो, हमें तुम पर विश्वास है। रज्जो माँ की मुंबई यात्रा से खुश, दिल उम्मीद से भरा। रज्जो का दिल अपनी माँ से बिछड़ने के दुख से दुखता है। एक कड़वी विदाई हवा में भारी लटकी हुई है। रज्जो की माँ ने आशीर्वाद दिया, उनकी आवाज प्यार और उम्मीद से भरी थी। जाओ बेटी, खुश रहो। कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ सरला का चेहरा उसके फैसले के भार से अंकित है, क्योंकि वह फोन में बात करती है। अंतिम रूप से भरी हुई आवाज में सरला घोषणा करती है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी है और आज मैंने रिश्ता भी पक्का कर दिया है। आकाश की निराशा भरी चीख से पहले सांस की एक तेज झोंक आती है। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। आकाश अपने कमरे में खड़ा है, उसकी निगाहें रज्जो की तस्वीर पर टिकी हैं। वह उसकी सुंदरता से मोहित है, जैसे कि जादू के अधीन। वह धीरे से बुदबुदाता है, वाह, इसे देखकर आपको यह भी नहीं लगेगा कि वह गांव की है। वह सुंदर है और प्रतिभाशाली भी दिखती है। सरला के घर के अंदर आकाश परेशान लग रहा है, क्योंकि सरला उससे सवाल करती है, क्या जाने में कोई परेशानी है। आकाश मान जाता है, उसका लहजा शांत है। ठीक है माँ, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आकाश की निराशा चरम पर है, क्योंकि वह कहता है, मुझे अब ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, अलविदा माँ। अपने कमरे की शांति में रज्जो अंतर्निहित चिंता के साथ शांति बनाए रखती है। आकाश प्रवेश करता है, क्षमा याचना का बवंडर लाता है। माफ करना, दफ्तर का दबाव बहुत ज्यादा था, इसीलिए मुझे तुरंत निकलना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ ज्यादा बोर नहीं हुए होंगे। रज्जो कोमल आश्वासन के साथ जवाब देती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि घर की सफाई और काम करते करते दिन कैसे बीत गया। आकाश ने राज्य को एक पैकेट पेश किया। उसका भाव आशावादी था। राज्य की शुरुआती खुशी निराशा में बदल जाती है, क्योंकि वह सामग्री की जांच करती है। यह क्या है। रज्जो अपनी बेचैनी व्यक्त करती है, मैंने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। आकाश क्रोध से भरकर राज्य के कपड़े जोर से पकड़ता है, उन्हें तिरस्कार के साथ दूर फेंक देता है। तुम ये नहीं कर सकते, है ना? तब मैं भी तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं जाऊंगा, तुम केवल घरेलू कामों के लिए ही बने हो, आकाश ने तिरस्कार से कहा। राज्य टूट जाती है, आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं, क्योंकि वह आकाश की क्रूरता की गहराई को समझती है। भोजन कक्ष के तनावपूर्ण सुबह के माहौल में रज्जो नाश्ते में आकाश को उसकी मां सरला के साथ देखती है। आकाश के शब्द सन्नाटे को चीर गए। मां, मुझे आज मुंबई के लिए निकलना है, और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी तथाकथित बहू को अपने साथ ले जाऊं, तो कृपया उसे ठीक से समझाएं। सरला की आवाज नरम लेकिन दृढ़ है, वह नई है और सीखेगी। हलचल भरे हवाई अड्डे पर रज्जो आकाश के बगल में खड़ी है। उसका चेहरा शांत निराशा का मुखौटा है, जो सतह के नीचे उठ रहे आंतरिक तूफान का संकेत देता है। आकाश राज्यों के अंदरूनी संघर्ष से बेखबर, दिखावे और व्यवहार पर निर्देश देता है, जो राज्यों के बलिदान के भार को रेखांकित करता है। जैसे ही विमान उड़ता है, रज्जो खिड़की से बाहर देखती है। उसकी आंखों में आशा और पछतावे का एक मार्मिक मिश्रण झलकता है। वह उस रास्ते पर सवाल उठाती है जिसे उसने चुना है। रज्जो अपने ससुराल में खड़ी है, उसका डर और धमकियां स्पष्ट है। आकाश उसे अपनी शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ऐसे कपड़े चुनने के लिए जो दर्शाते हैं कि वह कौन है। राजो अपनी परिस्थितियों से अभिभूत होकर फुसफुसाती है, मुझसे नहीं होगा। रज्जो आकाश के मुंबई अपार्टमेंट में अकेली बैठी है, उदासी का साया उसे घेरे हुए है। आकाश दफ्तर जाने की तैयारी करता है। उसकी विदाई से रज्जो के एकांत पर उदासी छा जाती है। आकाश बाहर जाते समय एक संक्षिप्त अनुस्मारक जारी करता है, मेरे दोस्त आज शाम आ रहे हैं, तैयार रहना। रज्जो हालांकि सुरुचिपूर्ण ढंग से सजी हुई है, अकेली बैठी है, उसकी उदासी स्पष्ट है। डोरबेल आकाश के आने की सूचना देती है, लेकिन उसके प्रवेश से राज्य को कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वह बढ़ती हुई असहज महसूस करती है। आकाश के दोस्त घूरते हैं और टिप्पणियां करते हैं, जिससे राज्य अपमानित महसूस करती है। रज्जो पार्सल खोलती है, जिसमें एक पश्चिमी शैली की पोशाक है। उसका चेहरा आश्चर्य और घृणा से विकृत हो जाता है, क्योंकि वह पोशाक को देखती है। आकाश जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पोशाक में आपके दोस्तों से मिलूं? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। वह सावधानी से पोशाक को मोड़ती है, उसे वापस पार्सल में रखती है। रज्जो अथक रूप से अपने घर के कामों का प्रबंधन करती है। आकाश के दोस्तों के लिए प्यार से एक दावत तैयार करती है। राज्य की आवाज प्रशंसा से भर जाती है, क्योंकि वह साड़ी को लपेटती है, एक कीमती उपहार, फुसफुसाते हुए, यह साड़ी कितनी सुंदर है। राज्य की आंखों में गहरी लालसा झलकती है जब वह बोलती है। उसकी आवाज एक इच्छा के साथ गूंजती है, काश आकाश जी समझ पाते कि सुंदरता शरीर दिखाने से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से आती है। राज्य आकाश की वापसी पर आने वाले तूफान से अनजान नींद में चली जाती है। आकाश का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि वह राज्य को सोता हुआ पाता है, जिससे रात की शांति भंग हो जाती है। राज्य उठो, यह सोने का समय नहीं है।
राजू समझाने की कोशिश करती है। उसके शब्द आकाश के गुस्से के बवंडर में खो जाते हैं। राजू आकाश को समझाने की कोशिश करती है कि वह साड़ी क्यों पहनना चाहती थी। आकाश गुस्से से चेहरा लिए घर में घुसता है। रज्जो आकाश के गुस्से से जागती है। तुम वापस आ गई हो। आकाश पूछता है, यह क्या पहन रखा है? क्या मैंने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं मंगवाए थे? फिर यह साड़ी क्यों? दरवाजे की घंटी की तीखी आवाज शाम की शांति को भंग कर देती है। आकाश आगे बढ़ता है। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ है। आकाश की मुस्कुराहट लड़खड़ा जाती है जब वह अपने बॉस की पत्नी राधिका और अभय को देखता है। आकाश के राज्यों को बुलाने पर मेहमान इंतजार में बैठे हैं। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। रज्जो हिचकिचाते हुए प्रवेश करती है। उसकी बेचैनी रतिका की चौकस व्यंग्यात्मक दृष्टि के नीचे स्पष्ट है। आकाश आज्ञा देता है, रज्जो कृपया अंग्रेजी में बोलो। रज्जो हकलाती है, मैं कोशिश करता हूं। आकाश राज्यों की बेचैनी को भांपते हुए उसे कमरे में बुलाता है। उसका भाव चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। राज्यो हालांकि स्पष्ट रूप से डरी हुई थी, चुपचाप आकाश के अनुरोध का पालन करती है। वह उसका पीछा करती है। चिंता उसके चेहरे पर अंकित है। बैठक कक्ष में दोस्त और सहकर्मी इकट्ठा होते हैं। उनकी जिज्ञासा तब बढ़ती है जब वे आकाश की पत्नी के आने का इंतजार करते हैं। आकाश लौटता है और बैठ जाता है। उसके दोस्तों की उत्सुकता हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जाती है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है क्योंकि रज्जो प्रकट होती है। उसका कामता रूप अजनबियों के सामने उसकी भेद्यता को धोखा देता है। रज्जो सभी का गर्मजोशी से अभिवादन करती है। उसका इशारा एक सम्मानजनक नमस्ते है। राज्यों पर एक बेचैनी छा जाती है क्योंकि आकाश का बॉस रॉबिन अपना हाथ बढ़ाता है और अपरिचित अंग्रेजी में बात करता है। आकाश की तीव्र घूर में राज्यो अनिच्छा से अपना हाथ बढ़ाती है। उसकी अभिव्यक्ति को एक स्पष्ट बेचैनी धुंधला कर देती है। रज्जो अजनबियों के बीच बैठती है, एक ऐसी दुनिया में चुपचाप देखती है जिसे वह समझ नहीं पाती। आकाश ने रज्जो की बेचैनी देखी। चिंता की एक झलक उसके चेहरे पर आई जब उसने उसे देखा। आकाश धीरे से पूछता है, रज्जो क्या तुम सबके लिए डिनर लगा दोगी? रज्जो रसोई में प्रवेश करती है। शहरी उपकरणों की एक अपरिचित दुनिया में कदम रखती है। राज्यों के दिमाग में कठोर शब्द गूंजते हैं, आकाश तुमने मुझे इस गंवार के लिए छोड़ दिया। किसी भी पार्टी में ले जाने से पहले तुम उसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना। राज्यो भारी दिल से रात के खाने की तैयारी के काम में लग जाती है। भोजन कक्ष में सभी के राज्यों के भोजन का आनंद लेते हुए संतुष्ट फुसफुसाहट होती है। अभय प्रशंसा करता है, भाभी हमने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया, यहाँ तक कि किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं। राज्यो हल्की सी मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर शहरी अलगाव की एक सूक्ष्म छाया छा जाती है। एक शानदार शहर के रेस्तरां में रज्जो और आकाश दोस्तों के साथ रात के खाने का आनंद लेते हैं, लेकिन बेचैनी की एक अंतर्धारा हलचल मचाती है। रतिका ने सूक्ष्मता से राज्यों की परीक्षा ली, ध्यान से देखा कि राज्यो अपरिचित बर्तनों से जूझ रही है। आकाश राज्यों को प्रोत्साहन का एक शब्द देता है, चलो तुम कर सकती हो। आकाश गुस्से से भरा हुआ हिंसक रूप से रज्जो की बाह को मरोड़ता है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। वह आरोप लगाता है, उसकी आवाज जहर से टपक रही है, तुमने मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी पूर्व प्रेमिका ने तुम्हें लेकर मुझे ताना मारा। राज्यो हैरान और घायल फुसफुसाती है, मैं बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे दोस्तों को भी खाना पसंद आया। रज्जो खिड़की के पास बैठती है। सुबह की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर चमक बिखेरती है क्योंकि वह अपने भविष्य पर विचार करती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक झलकती है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। भारी मन से लेकिन दृढ़ आत्मा के साथ वह आकाश के लिए पत्र छोड़ जाती है। अपनी आत्म सम्मान और स्वतंत्रता का चुनाव करती है। आकाश गुस्से का सैलाब छोड़ता है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है क्योंकि वह रज्जो का सामना करता है। राज्यो आकाश के कठोर शब्दों से अभिभूत है। क्रूर हमले को झेलते हुए उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। आकाश के चुभते शब्द हवा में भारी हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो मेरे बराबर हो। तुम कभी भी मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं थी। शांत बगीचे में रज्जो अकेली बैठी है। आंसू चुपचाप उसके चेहरे पर बह रहे हैं। अनीता राज्यो के पास जाती है। दयालुता के भाव से उसके कंधे पर हाथ रखती है। अनीता धीरे से पूछती है, हाँ बताओ। मेरा नाम अनीता है, मैं तुम्हारे घर के बगल में रहती हूँ। क्या तुम आकाश की पत्नी हो? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? रज्जो फुसफुसाती है। रज्जो अनीता के घर पर। अनीता राज्यो को पानी का गिलास देती है, जो संकट के समय में दयालुता का इशारा है। राज्यो के हाथ कांपते हैं क्योंकि वह गिलास स्वीकार करती है। उसकी आंखों में गहरा आंतरिक संघर्ष झलकता है। राज्यो दुख से अभिभूत होकर आकाश के व्यवहार के बारे में बात करने की कोशिश करते हुए टूट जाती है। अपने घर के अंदर रज्जो अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए भावनाओं से अभिभूत है। आंसू अनियंत्रित रूप से उसके चेहरे पर बह रहे हैं। राज्यो की आवाज दर्द से कांपती है जब वह अपनी आपबीती सुनाती है। मैं अब और उसका दुर्व्यवहार सहन नहीं कर सकती। निराशा उसकी आवाज में भर जाती है क्योंकि वह कबूल करती है, वह हर दिन मुझ पर जोर देता है। उसकी गुहार सन्नाटे में गूंजती है। दीदी अपनी ऑफिस में बैठी हैं, धूप से नहाई हुई। उनके चेहरे पर चिंता और सहानुभूति का मिश्रण अंकित है। कोमल लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ दीदी आगे झुकती हैं। राज्यो को अपनी बुद्धि देने के लिए तैयार है। दीदी सहानुभूति से कहती है, देखो रज्जो, मैं तुम्हारी मन स्थिति समझती हूँ, लेकिन समस्याओं से भागने से कुछ नहीं होगा। मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ और ज्यादा पई लिखी नहीं हूँ। शुरुआत में मुझे भी बहुत कठिनाइयां हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं यहाँ सहज हो गई क्योंकि मेरे पति मेरे साथ थे। रज्जो अकेली बैठी है। उसकी बहन के शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर रहे हैं। एक नया संकल्प उसकी आंखों में दृढ़ हो जाता है, एक मौन वादा कि वह अब कमजोर नहीं रहेगी।
वह उठती है, अपने पति के साथ टकराव के लिए खुद को मजबूत करती है, अपने अधिकारों का दावा करने के लिए तैयार। राजू दुख से अभिभूत है, उसके आंसू संकट और निराशा के कैनवास को चित्रित करते हैं। अनीता कदम रखती है, उसकी आवाज एक सुखदायक मरहम है, राज्यो को भीतर के योद्धा को खोजने के लिए प्रेरित करती है। राज्यो, उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त मत करो। अनीता एक जीवन रेखा प्रदान करती है। आज से तुम अकेले नहीं हो। राज्यो अनीता के दरवाजे पर खड़ी है, उसकी आंखें उम्मीद और प्रत्याशा से भरी हुई हैं, जैसे वह पूछती है, क्या सच में दीदी आप मुझे सब सिखाएंगी? Anita's face lights up with warmth and reassurance, responding with, बिल्कुल सिखाऊंगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। मेरे पति एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जरूरत पड़ने पर वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सुनहरी धूप में नहाया हुआ राज्यो का दिल कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि वह अनीता के अटूट समर्थन से निर्देशित आत्म खोज की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करती है। रज्जो अनीता के साथ उसके घर में बैठती है, उनके चेहरे उनके जीवन की कहानियों से अंकित है। अचानक रज्जू को मतली का एक अचानक दौरा पड़ता है, जिससे वह दुगुनी हो जाती है। अनीता का चेहरा चिंता से भर जाता है, क्योंकि वह रज्जू की पीड़ा को देखती है। राज्जू बेचैनी में तड़पती है, मतली से अभिभूत अनीता राज्जू को देखती है, सच्चाई उस पर पूरी ताकत से वार करती है। अनीता पूछती है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई, रज्जो, क्या तुम्हें पहले से पता था? रज्जो जवाब देती है, नहीं, मैं कुछ दिनों से अजीब महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अनीता कमरे में महसूस होने वाले तनाव में जवाब ढूंढते हुए राज्जू को देखती है। राज्जू हाथ जोड़े अपनी उलझी हुई इच्छा शक्ति का खुलासा करती है, बहन, हम इस बच्चे को चाहते हैं। मैं अपने ही बच्चे को आकाश ने जो किया उसकी सजा नहीं देना चाहती। राज्जो सख्त हो जाती है, उसकी आवाज दृढ़ है, लेकिन मैं उसे यह कभी नहीं बताऊंगी। आकाश अपने काम में खोया हुआ अपने फोन की अचानक घंटी से परेशान है। आकाश कॉल का जवाब देता है, उसकी आवाज गुस्से की तीखी धार है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना। आकाश का गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि वह घोषणा करता है, मैं अपनी पत्नी और मां के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार करता हूं, मुझे फिर कभी फोन मत करना। आकाश घर आता है, घोषणा करता है, हमें रतिका की जन्मदिन की पार्टी में जाना है। रज्जो का चेहरा पीला पड़ जाता है, एक ठंडी याद उस पर छाया डालती है। आकाश के सांत्वनापूर्ण आलिंगन के बावजूद रज्जो की चिंता बनी रहती है, क्योंकि वे तैयारी करते हैं। उसकी चिंता गहराई से अंकित है। आकाश और रज्जो रतिका के फ्लैट में प्रवेश करते हैं, विलासिता और आनंद की दुनिया में कदम रखते हैं। रज्जो कमरे को देखती है, उसे महसूस होता है कि आंखें उसकी ओर मुड़ रही हैं, चेहरों का सागर, आकाश के दोस्तों, सहकर्मियों और पूर्व प्रेमियों का मिश्रण। राज्यों की बेचैनी अनगिनत टकटकी के भार तले बढ़ती है। आलीशान माहौल उसके असुविधा को बढ़ाता है। सपाट घर की धुंधली रोशनी में रतिका आकाश और रज्जो के पास जाती है। कालीन पर उसके कदमों की आहट शांत है। अभ्यस्त आकर्षण के साथ रतिका उनका अभिवादन करती है, नमस्ते सुंदर जोड़े। फिर रज्जो की ओर मुड़कर, रज्जो, क्या तुम पार्टी का आनंद ले रही हो? रज्जो जवाब देती है, मैं ठीक हूं, मैं कैसे नहीं हो सकती इतने प्यारे पति के साथ। रतिका की मुस्कुराहट उसकी आंखों में गणना की एक झलक को छिपाती है। रतिका, आकाश और रज्जो जीवंत पार्टी हॉल में प्रवेश करते हैं। हवा संगीत और बातचीत से गुंजायमान है। रतिका चेहरा ईर्ष्या से मुड़ जाता है, क्योंकि वह प्यार की फुसफुसाहट सुनती है। उसकी झूठी मुस्कान के पीछे एक क्रूर योजना बनती है। आकाश धीरे से रज्जो को आगे बढ़ाता है, उसे जीवंत भीड़ से परिचित कराने के लिए तैयार। रतिका शराब लेकर आती है, हवा में एक लुभावना प्रस्ताव लटका हुआ है। आकाश पेय स्वीकार करता है, जबकि रज्जो शुरू में मना कर देती है। उसकी अनिच्छा आसन्न दबाव के खिलाफ एक मूक लड़ाई है। आकाश के मंडराते गुस्से के आगे झुकते हुए रज्जो अनिच्छा से पीती है। उसका चेहरा उसके अंदरूनी अशांति को धोखा देता है। राज्यो भीड़ भरे पार्टी हॉल में लड़खड़ाती हुई चलती है, उसकी हरकतें अस्थिर हैं। मिस्टर रोबिन राज्यो का हाथ पकड़कर उसे पास खींचते हैं, जबकि रतिका ठंडी मुस्कान के साथ देखती है। राज्यो अभिभूत होकर वॉशरूम की ओर दौड़ती है, जबकि मिस्टर रॉबिन गुस्से में उसका पीछा कर रहे हैं। जीवंत रात के आकाश के नीचे एक पार्टी जीवन से धड़कती है, शरीर झूम रहे हैं और पेय पदार्थ स्वतंत्र रूप से बह रहे हैं। रतिका, उसकी आंखें इरादे से चमकती हुई भीड़ से गुजरती है, उसकी निगाह आकाश पर टिकी है। आकाश अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए रतिका के तीखे सवाल का सामना करता है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? क्या यह संभव है कि उसने यहाँ किसी और को ढूंढ लिया? आकाश अंदर ही अंदर उठते तूफान के साथ जोर से रतिका के कमरे की ओर बढ़ता है। रतिका, उसका दिल धड़क रहा था, उसके पीछे भागती है, हर कदम तात्कालिकता के साथ गूंजता है। वे कमरे में घुसते हैं, केवल अविश्वास में जम जाते हैं, क्योंकि आकाश का खून रॉबिन और रज्जो को एक साथ देखकर ठंडा पड़ जाता है। रतिका के कमरे में आकाश फट पड़ता है, उसकी आवाज गूंजती है, क्योंकि वह राज्यो के लिए चिल्लाता है। रॉबिन उठता है, डर और बचाव की भावना के साथ आकाश के पास जाता है। रॉबिन की आवाज कांपती है, क्योंकि वह अपनी सफाई देता है। देखो आकाश, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी पत्नी ने मुझे मजबूर किया। आधी रात में क्रोध से भरी रतिका राज्यो को बिस्तर से हिंसक रूप से खींचती है। रतिका अपना गुस्सा निकालती है, मैंने तुम जैसी दयनीय औरत कभी नहीं देखी। तुमने इतना गुणी होने का नाटक किया और यहाँ तुम ऐसी घिनौनी हरकत कर रही हो। रज्जो हताश और विनती करते हुए चिल्लाती है, कृपया समझने की कोशिश करें, यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। आपके बॉस मुझे यहाँ मेरी इच्छा के विरुद्ध लाए हैं। एकांत स्ट्रीट लैंप की कठोर चमक के नीचे स्काई बेदर्दी से राज्यो का सामान ठंडी रात में फेंक देता है। रज्जो बेताब होकर गिड़गिड़ाती है, आकाश जी, कृपया हमारे साथ ऐसा न करें, हम यहाँ किसी को नहीं जानते,
हम कहाँ जाएंगे? आकाश ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। राजो एक सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी है, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। वह पूरी तरह से अलग थलग और असुरक्षित महसूस करती है। रज्जो गहरी सोच में है, अपनी अगली चाल पर विचार कर रही है। आकाश के घर के बाहर रज्जो अपनी बिखरी हुई वस्तुओं के बीच बैठी है, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। उसका संसार बिखर जाता है क्योंकि आकाश की तलाक की मांग उसके दिमाग में गूंजती है, जिससे वह बेबस हो जाती है। खोया हुआ और निराश रज्जो दूर तक घूरती है, अनिश्चितता का भार उसके दिल पर भारी है। अनीता राजू को उसके घर ले जाती है। राजू अस्वस्थ लग रही है। अनीता राजू को पानी और एक आरामदायक सीट देती है। शिवम, अनीता के पति, कमरे में प्रवेश करते हैं। राजू की स्थिति से अवगत शिवम राजू की ओर हाथ बढ़ाता है, उसे कानूनी सहायता प्रदान करता है। आकाश तुम्हें तुम्हारी सहमति के बिना तलाक नहीं दे सकता, शिवम उसे आश्वासन देता है, उसकी आंखों में उम्मीद की किरण। शिवम की प्रेरणा गूंजती है, तुम्हें मजबूत होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। राजू हालांकि हिचकिचाती है, लेकिन उसके भीतर लचीलेपन की एक चिंगारी जलती है। रज्जो अकेली बैठी है, आकाश के विश्वासघात का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। उसकी आवाज निराशा से कांपती है क्योंकि वह फुसफुसाती है, मैं कहां जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है। कमरा उसके दुख से गूंजता है, जो उसकी टूटी हुई दुनिया का एक गंभीर प्रमाण है। अनीता के आरामदायक घर में राजू को शांति मिलती है क्योंकि अनीता उसे कसकर गले लगाती है। अनीता फुसफुसाती है, राजू तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। शिवम उनके बगल में खड़ा है, मौन समर्थन और एकजुटता प्रदान करता है। रतिका के घर के बाहर आकाश का चेहरा बेतहाशा खुशी से चमक रहा है। अंदर से संगीत और हंसी फूट पड़ती है, जो राज्यों के किसी भी विचार को डुबो देती है। आकाश रात की खुशी में बेफिक्र होकर और डूबा हुआ इस पल का आनंद लेता है। रतिका के कमरे की हल्की रोशनी में आकाश बैठा है, अपने फोन में मग्न, जैसे शांत में परछाइयां खेल रही हों। रतिका की आवाज सन्नाटे को चीरती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? अगर करते हो तो पहले मुझसे शादी करो। आकाश ने संयत शब्दों में जवाब दिया, देखो रितिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अभी तुमसे शादी करना संभव नहीं है। आकाश दृढ़ता से अपने घर की ओर बढ़ता है, उसका दृढ़ संकल्प दिन की शांति को भंग कर देता है। वह तुरंत अनीता के दरवाजे पर दस्तक देता है। हर दस्तक के साथ उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। दरवाजा खुलता है, अनीता का चेहरा दिखाई देता है, उसकी आवाज झुंझलाहट से भरी होती है, क्या है? यह कोई समय है किसी के घर आने का? अनीता अनिच्छा से अपना दरवाजा खोलती है, आकाश को अपने घर में आने देती है। आकाश तुरंत पूछता है, रज्जू कहाँ है? आकाश अनीता से विनती करता है, मुझे राज्यों से तलाक के कागजात पर दस्तखत करवाने में मदद करो। अनीता चुपचाप मान जाती है, ठीक है, मैं करूंगी। आकाश अनीता के दरवाजे के सामने खड़ा है, उसकी दस्तक एक हताश गुहार के साथ गूंज रही है। अनीता का चेहरा आश्चर्य और गुस्से का तूफान है क्योंकि वह आकाश का सामना करती है। अनीता जी, मुझे पता है कि राजू यहाँ है, मुझे उससे मिलना है। अनीता ठंडी अस्वीकृति के साथ जवाब देती है, शिवम जी घर पर नहीं है और मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं जानती, यहां से चले जाओ। आकाश अनीता के दरवाजे पर खड़ा है, एक अड़ियल बाधा का सामना कर रहा है। अनीता दृढ़ता से खड़ी है, उसे प्रवेश से इनकार कर रही है और उसका रास्ता रोक रही है। आकाश गिड़गिड़ाता है, मैं विनम्रता से बात कर रहा हूं और तुम मुझे दूर करने की बात कर रहे हो, मुझे अपनी पत्नी से मिलने दो। आकाश और अनीता एक भयंकर बहस में उलझे हुए हैं, उनकी आवाजें हर पल के साथ बढ़ती जा रही हैं। राजू अप्रत्याशित रूप से प्रकट होती है, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही हैं क्योंकि वह आकाश का सामना करती है। रज्जो आरोपों की बौछार करती है, आप अनीता दीदी पर सवाल उठाने वाले कौन हैं? अब आप यहाँ क्यों आए हैं? अब हम आपकी पत्नी नहीं रहे, हमारा रिश्ता उस दिन खत्म हो गया जिस दिन आपने हमें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। आकाश राज्यों के कमरे में प्रवेश करता है, उसकी आंखें उसकी कायापलट पर आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। आकाश गिड़गिड़ाता है, रज्जो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उस आदमी के साथ देखकर पागल हो गया था। अनीता कमरे से बाहर निकलती है, आकाश और रज्जो को अकेला छोड़ देती है। रज्जो आकाश को देखती है, एक मौन प्रश्न हवा में भारी लटका हुआ है, उनके चारों ओर छायाएं नाच रही हैं। आकाश कागजों की ओर जोर से इशारा करता है, उसका भाव गंभीर है क्योंकि वह आग्रह करता है, ये कुछ कागज हैं, तुम्हें बस उन पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है ताकि रोबिन को दंडित किया जा सके। रज्जो कहती है, यह सिर्फ कुछ कागजात हैं, आपको बस उन पर हस्ताक्षर करने हैं। उसकी उंगलियां दस्तावेजों के किनारों को छूती हैं, उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान है। रज्जो के कमरे में एक रहस्य हवा में लटका हुआ है क्योंकि रज्जो आकाश का सामना करती है, उसके सावधानी पूर्वक निर्मित मुखौटे को चकनाचूर कर देती है। राजू की आवाज सन्नाटे को चीरती है, आकाश जी, हमें बहुत खेद है कि आपने हमें इतना मूर्ख समझा। आकाश राज्यों के अप्रत्याशित लचीलेपन से हिल जाता है, उसका हेरफेर उजागर हो जाता है। रज्जो आकाश का सामना करती है, उसके हाथ में कागजात कसकर पकड़े हुए, हवा अनकहे आरोपों से भरी हुई है। उसकी आवाज कांपती है जब वह कहती है, तो तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, तुम इन कागजों पर मेरे हस्ताक्षर धोखे से लेना चाहते हो ताकि तुम हमारी शादी से मुक्त हो सको। राज्यों की आंखें संकल्प से चमक उठती हैं क्योंकि वह अपनी जीवन बदलने वाली खबर का खुलासा करती है, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे बच्चे की जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। आकाश अपने घर में अकेला बैठा है, मंद रोशनी में निराशा का प्रतीक। उसके फोन पर बार बार रति का नाम चमकता है, हर कॉल अनुत्तरित, जिससे उसकी एकाकीपन गहराता है। आकाश पर पछतावा छा जाता है क्योंकि वह अपनी पसंद के नतीजों का सामना करता है। आकाश अपने काम में डूबा हुआ बैठा है,
भावनात्मक तूफान से अनजान राधिका आकाश के दफ्तर में घुसती है। उसकी आवाज आरोप से तीखी होती है। आकाश, मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ, तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? आकाश अस्वीकारपूर्ण लहजे में उसके गुस्से को टालता है। रतिका, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, चलो ऑफिस के बाद बात करते हैं। रतिका का क्रोध फूट पड़ा। उसकी आवाज खुले में गड़गड़ाहट थी। मुझे अभी जवाब चाहिए, समझी? राधिका की मांग हवा में गूंजती है। उसकी चेतावनी भारी है। या मुझे भूल जाओ। राधिका अड्डी हुई है। उसकी निगाहें आकाश में जल रही हैं, क्रोध बिखेर रही हैं। वह अपना गुस्सा निकालती है। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आकाश उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसका लहजा शांत करने वाला है। बेबी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैं तुमसे बात करने आया हूं, अपने घर की सीमाओं में। राधिका की निगाहें आकाश में जलती हैं। उसकी आंखें कच्चे गुस्से से चमकती हैं। रतिका गुस्से से फट पड़ी। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। तुम किस बारे में बात करोगे? एक और कहानी सुनाओगे? तुमने राज्यों के साथ चीजें खत्म करने का वादा किया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आकाश ने कमजोर ढंग से खुद का बचाव किया। मैं बहुत परेशान था। रज्जू ने मुझे लेक्चर दिया और मुझे वापस भेज दिया। शांत मंदिर में आकाश और रतिका एक पुजारी के मंत्रोच्चार के रूप में खड़े हैं। उनकी गुप्त शादी हो रही है। आकाश फुसफुसाता है। उसकी आवाज में निराशा है। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। राधिका जवाब देती है। उसकी आंखें भावनाओं के जटिल मिश्रण से भरी हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ स्वीकार करती हूँ। राज्यो स्पष्ट रूप से गर्भवती, अपने मामूली घर के बाहर बैठी है। उसकी मुद्रा प्रत्याशा और अकेलेपन का मिश्रण है। अपनी मां से फोन पर बात करते हुए उसकी आवाज में एक निराशा की झलक है। आकाश ऑफिस में बहुत व्यस्त है, इसीलिए वह मुझसे मिलने नहीं आ सकता। राज्यों का चेहरा स्वीकृति का मुखौटा है। आकाश की याद पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चे के आगमन की तैयारी करती है। अस्पताल के बांझ तनाव के बीच अनीता राज्यों का समर्थन करती है, जो तीव्र प्रसव पीड़ा का अनुभव कर रही है। राज्यों खुशी और दुख के बवंडर में फंसी फुसफुसाती है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बच्चा आ रहा है, लेकिन मुझे आकाश की बहुत याद आती है। अनीता उसे दिलासा देती है, उसे आश्वस्त करती है, सब ठीक हो जाएगा राज्यों, तुम अकेली नहीं हो। शांत मंदिर में आकाश और रतिका एक पुजारी के मंत्रोच्चार के रूप में खड़े हैं। उनकी गुप्त शादी हो रही है। आकाश फुसफुसाता है। उसकी आवाज में निराशा है। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। राधिका जवाब देती है। उसकी आंखें भावनाओं के जटिल मिश्रण से भरी हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ स्वीकार करती हूँ। राज्यो स्पष्ट रूप से गर्भवती, अपने मामूली घर के बाहर बैठी है। उसकी मुद्रा प्रत्याशा और अकेलेपन का मिश्रण है। अपनी मां से फोन पर बात करते हुए उसकी आवाज में एक निराशा की झलक है। आकाश ऑफिस में बहुत व्यस्त है, इसीलिए वह मुझसे मिलने नहीं आ सकता। राज्यों का चेहरा स्वीकृति का मुखौटा है। आकाश की याद पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चे के आगमन की तैयारी करती है। अस्पताल के बांझ तनाव के बीच अनीता राज्यों का समर्थन करती है, जो तीव्र प्रसव पीड़ा का अनुभव कर रही है। राज्यों खुशी और दुख के बवंडर में फंसी फुसफुसाती है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बच्चा आ रहा है, लेकिन मुझे आकाश की बहुत याद आती है। अनीता उसे दिलासा देती है, उसे आश्वस्त करती है, सब ठीक हो जाएगा राज्यों, तुम अकेली नहीं हो। राज्यो अस्पताल के बाहर दर्द से तड़प रही है, क्योंकि प्रसव उसे लगातार तीव्रता से जकड़ रहा है। सजग नर्सें राज्यों के चारों ओर मंडराती हैं। उनके अनुभवी हाथ उद्देश्यपूर्ण सटीकता के साथ चलते हैं। हर सांस एक दृश्यमान लड़ाई है। उसका चेहरा प्रसव की स्पष्ट वास्तविकता से अंकित है। आकाश और रितिका आनंद के धुंधलके में खोए हुए त्याग के लिए एक टोस्ट में अपने गिलास उठाते हैं। संगीत बढ़ता है और वे इसकी लय के आगे झुक जाते हैं। शरीर बेफिक्र नृत्य में झूमते हैं। हंसी और घूमते हुए गति के बीच अपार्टमेंट लापरवाह खुशी के अभयारण्य में बदल जाता है। अनीता के घर में रज्जो गुहार लगाती है। उसकी आंखें एक हताश उम्मीद को दर्शाती हैं, क्योंकि वह शरण की तलाश करती है। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। अनीता, कृपया, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे रहने के लिए एक जगह और अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए कुछ काम चाहिए। अनीता सुनती है। उसकी अभिव्यक्ति नरम पड़ जाती है, क्योंकि वह सांत्वना देती है। चिंता मत करो रज्जो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें रहने की जगह और नौकरी खोजने में मदद करूंगी। तुम अकेली नहीं हो। धूप में नहाया हुआ आकाश खबर में डूबा हुआ बैठा है। साफ सुथरे लॉन पर लंबी छायाएं खिंच रही हैं। रितिका का दृष्टिकोण शांत दृश्य में निराशा और चिंता का तूफान लाता है। रितिका ने उसे चुनौती दी। उसकी आवाज खींच से भरी हुई थी। आकाश, यह कैसे काम करेगा? मैं दिन भर दफ्तर में काम करती हूँ और घर चलाती हूँ, और तुम यहाँ बैठे हो। आकाश ऋतिक की आंखों में जवाब ढूंढता है। कमरे में तनाव बढ़ रहा है। आकाश पूछता है, रितिका, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती? मैंने क्या किया है? रितिका जवाब देती है, मुझे नहीं लगता कि इसका तुमसे कोई लेना देना है। यह मैं हूं। उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, जिससे उसकी निराशा जाहिर होती है। आकाश आत्मविश्वास की एक परत के साथ अपनी घबराहट को छिपाते हुए ऑफिस में प्रवेश करता है। बॉस ने करारा प्रहार किया। आकाश, मेरे पास कुछ बुरी खबर है। हम तुम्हें निकाल रहे हैं। आकाश लड़खड़ाता है। उसकी आवाज अविश्वास से भरी है। लेकिन क्यों? मैंने क्या गलत किया? राधिका आकाश को अपने समर्थन का आश्वासन देती है, जबकि आकाश संदेह में डूबा रहता है। आकाश का ध्यान स्क्रीन पर जाता है, क्योंकि राधिका रॉबिन की बैठक की अनुरोध का खुलासा करती है। आकाश इस सुझाव पर पीछे हट जाता है, यह घोषणा करते हुए, तुमने रॉबिन से बात क्यों की? मैं रॉबिन से नहीं मिलूंगा। धुंधले कमरे में लंबी परछाइयां नाचती हैं।
क्योंकि राधिका आकाश को एक अटल निगाह से देखती है। राधिका की आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और काम करना होगा। आकाश की गुहार हवा में तैरती है, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? रतिका। आकाश की नजरें धुंधली रोशनी में आश्वासन की तलाश में राधिका के चेहरे को खोजती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? आकाश ने पूछा। उसकी आवाज एक धीमी गुहार थी। रतिका को मेरा पहले जैसा ख्याल रखना होगा और मुझे उसी तरह प्यार करना होगा। आकाश रॉबिन के केबिन में प्रवेश करता है, एक ऐसी जगह में कदम रखता है जो अनकही प्रत्याशा से भरी है। रॉबिन चुप्पी तोड़ते हुए एक आश्चर्यजनक अवसर का प्रस्ताव रखता है। आकाश, मुझे गोवा की व्यावसायिक यात्रा पर जाना था, लेकिन यहां बहुत काम बाकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम इस यात्रा पर जाओ। आकाश अनिच्छा से सहमत होता है। उसका भाव शांत स्वीकृति का मुखौटा है, क्योंकि वह समझ में आने पर सिर हिलाता है। रतिका की भौहें चिंता से तन गई हैं, क्योंकि वह आकाश को दफ्तर के बाहर देखती है। क्या हुआ है? आकाश उसके पास से गुजरता है। उसका चेहरा दबा हुआ गुस्से का मुखौटा है। क्या हुआ आकाश? क्या बोला सर ने? क्या वो तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस दे रहे हैं? रितिका पूछती है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई। राधिका आकाश को स्पष्ट चिंता से देखती है। उसकी आंखें गोधूली बेला में उत्तर ढूंढ रही हैं। आकाश का चेहरा आंतरिक अशांति को उजागर करता है, क्योंकि वह खुलासा करता है, रतिका, वह मुझे एक व्यावसायिक यात्रा पर गोवा भेजना चाहता है। तुम जानती हो कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, खासकर 2 महीने के लिए। राधिका का शांत संकल्प चमकता है, क्योंकि वह आग्रह करती है, लेकिन इस यात्रा पर जाना हमारे जीवन को बदल सकता है। कृपया जाओ, मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। आकाश ऋतिक के दरवाजे पर पहुंचता है, उत्साह से भरा हुआ और एक आश्चर्य लेकर। उसकी प्रत्याशा ऋतिक के डर भरे भाव से चकनाचूर हो जाती है। दरवाजा खुलता है, जिससे ऋतिक की चेहरा आश्चर्य और डर से भर जाता है। जिसके तुरंत बाद रॉबिन प्रकट होता है, जो केवल एक तौलिए में लिपटा हुआ है। आकाश का दिल टूट जाता है जब वह रॉबिन को देखता है। क्रोध की एक धारा और व्यथित चीख को उजागर करता है। तुमने मुझे धोखा दिया। आकाश रजो के घर आता है। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ है, क्योंकि वह दस्तक देने के लिए हाथ उठाता है। दरवाजा खुलता है, राजू को प्रकट करता है। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही हैं, क्योंकि वह आकाश का सामना करती है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इंस्पेक्टर शिवम और अनीता ध्यान से देखते हैं, क्योंकि राजू घोषणा करता है, अगर तुम्हें वास्तव में पछतावा है तो तुम्हें यह लिखना होगा कि अगर तुमने फिर कभी मेरे या मेरे बच्चे के खिलाफ अत्याचार किया तो तुम्हें कानूनी सजा मिलेगी। आकाश के सजे हुए घर में राजू अपने बेटे को आकाश की ओर भेजती है। आकाश अपने बेटे को कसकर गले लगाता है। उसकी आंखें बिना आंसू के चमक रही हैं। आकाश भावना से भरकर रजो को देखता है, वादा करते हुए, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे।